मम्मी, यह क्या है? अभी तक नहीं उठी आपकी बहू। आप रसोई में काम कर रही हो। उठने दो। महारानी को करेगी सारा काम। उसका घर है, यह हमारा घर नहीं। और आपने उसको कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। गुस्से में कनिका अपनी माँ राजू से बोली। राजू जी बोली, बेटा थोड़े दिन के लिए तो गांव से आई हो, फिर वापस गांव चली जाऊंगी। तुम्हारे भाई बाबू को ही संभाल ली है उसकी गृहस्थी। थोड़े दिन के लिए आकर क्या बार बार टोक कर करना। कभी कुछ करना होता है तो फोन करके कह देती हूँ। कनिका बोली, मम्मी वो तो मुझे कौन सा शौक है यहाँ पे बार बार आने का। तुम आती हो तभी तो मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। और साल में एक तो और मोबाइल शॉपिंग के लिए आना ही पड़ता है मुझे, तो इनके घर आ जाती हूँ। थोड़ी देर में कनिका की भाभी पुनः अपने कमरे से बाहर आकर बोली, आज रात सर बहुत भारी था, हो गया था, इसलिए उठने में देर हो गई। मम्मी जी आप बैठिए, मैं कर लेती हूँ रसोई का काम। कनिका धीरे धीरे माँ से कान में बुदबुदा रही थी, मगर राजुल जी की कनिका को चुप रहने का इशारा किया। राजुल जी ज्यादातर गांव में ही रहती थी। बहुत कम वो बेटे बहू के पास शहर आते थे। दरअसल उनका मन धार्मिक कामों में लग गया था, इसलिए गांव में रहकर वो पूजा पाठ जाप ध्यान किया करती थी। बेटी कनिका भी गर्मी की छुट्टियां में ज्यादातर गांव में अपनी माँ के पास ही छुट्टियां बिताने चली जाया करती थी। कनिका साल में 2 बार मुंबई शॉपिंग करने के लिए आती, तब भाई भाभी के घर 3-4 दिन रहकर जाती थी। भाई रमेश मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और 3 कमरे में एक कमरे किराए का मकान में रहता था। हर साल रमेश और पूनम माँ से मिलने गांव चले जाया करते थे, क्योंकि माँ ज़्यादा शहर नहीं आती थी। इस बार कनिका और राजुल जी मुंबई के लालबाग राजा गणपति जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। लगभग 15-20 दिन रुकने का इरादा भी किया हुआ था उन्होंने। उनके आने से पहले रमेश और पूनम ने सारे इंतजाम अच्छे से कर दिए थे। घर का राशन भरना, लाइट पानी की व्यवस्था, घूमने के लिए टैक्सी बुक करना, सारी व्यवस्था वो कर दी थी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि माँ बहन मिलकर वापस कोई हंगामा करे। उन्हें याद था वो पिछले जब बार आई थी, कनिका ने उन्हें सिर्फ इतना कहा था कि लाइट बंद कर देना। इस बात पर कनिका ने कितना हंगामा मचा दिया था। कनिका ने कभी अपने भाई भाभी की हालत समझने की कोशिश नहीं की थी कि कैसे भाई अपनी प्राइवेट नौकरी की चलते मुंबई जैसे शहरों में घर का किराया, बच्चे की पढ़ाई और राशन का सामान मैनेज करता हुआ। वो तो बस मुंबई आती आराम से रहती, अपने बच्चे के लिए रोज उनका मनपसंद खाना बनवाती, जिससे वजह से राशन भी जल्दी खत्म हो जाता था उसके ननद के आने से। कनिका ने रात से कहीं नल चल रहा था तो कभी पानी का बिल मतलब वेस्ट हो रहा था, कभी लाइटें बिना मतलब के जल रही होती तो कभी उनके आने के बाद नल बिल और लाइट बिल दुगुना आता। मगर कनिका इन बातों को कहा फिक्र करती थी, भले उसके चले जाने के बाद उसका भाई को सब कुछ मैनेज करने में 2 महीने और लग जाए, क्योंकि रमेश की एक सीमित पगार थी जिससे पूनम समझदारी से घर चलाती, मगर कनिका उसके घर आकर उनका पूरा हिसाब किताब बिगाड़ कर चली जाती। और उस पे भी अपनी माँ से कनिका हमेशा कहती, भाभी तो मुझे एक साड़ी भी नहीं दी, कम से कम मेरे बच्चों को लिफाफे कर देती। अब ससुराल में क्या इज्जत रहेगी मेरी। भाभी तो बहुत कंजूस है, मेरे बच्चों को उनका मस्त खाना नहीं खिला पाई। और बहुत कुछ नक मिर्च लगाकर अपनी माँ को बताती थी। माँ तो आखिर माँ ठहरी, बेटी की हर बात सही मानकर राजू जी बेटे बहू को फोन पे डांट फटकार लगाती और कहती, एक ही तो ननद है तुम्हारी, कौन सी 100 नंदे है जिनके लिए तुम्हें करना है, और इतने पैसे बचा कर क्या ताजमहल बनवाओगे। अरे बिटिया तो घर भर कर दिया जाता है, ऐसे तो बिटिया की दुआएं मिलती है, इन्हें दुआएं से तो भाई की तरक्की होती है। तुम्हारी ने नहीं माने माने सिखाया क्या यह सब तुम्हें, या तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे संग यही सब करती है। तुम मेरी बेटी संग इतना बुरा व्यवहार करती हो। राजुल जी वैसे तो बहुत अच्छी थी, मगर बेटी के भड़काने पे जैसे उसे माँ काली प्रवेश कर जाती थी, क्योंकि उसके बाद राजुल जी का एक अलग चेहरा सामने आता, जिससे बेटी बहू भी थर थर काँप जाते। पूनम राजुल जी की सच्चाई बताना चाहती थी, मगर फिर यह सोचकर चुप हो जाती कि बेटी आगे आगे बहू हर बात वैसे भी झूठी ही साबित होगी। कनिका दीदी जो बोलेगी वही मम्मी जी सच में लगेगा। भला मेरी बात पर क्यों विश्वास करेगी। सास बहू ननद भौजाई में हमेशा गलत फहमी की खिचड़ी ही पकती रहती है, जो कभी दूर नहीं हुई। राजुल जी
सिर्फ यही चाहती थी कि उनकी बेटी की खातिरदारी अच्छे से हो, जो उनके बेटे बहू ठीक से नहीं करते। ननद को लगता था कि भाभी बहुत कंजूस है और भाभी वो अभी बेचारी आसमान छूती महंगाई से परेशान थी। फिर भी उसने जो बन पता करने की कोशिश करती। वो परेशान थी अपने हालातों से, मगर सभी के सामने अपना दुखड़ा रोने का भी क्या फायदा। फिर भी पूनम ने इस बार सारी तैयारी ने इन लोगों का स्वागत किया था, मगर कनिका हर बार की तरह इस बार भी कुछ न कुछ बोले जा रही थी। एक दो बार तो राजुल जी ने कनिका को चुप रहने का इशारा भी किया था, मगर कनिका कहाँ सुनने वाली थी। पूनम ने रसोई में सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया और सभी को खाना परोसने लगी। खाना देखकर कनिका तुरंत बोली, यह क्या भाभी, खाने में सिर्फ रोटी दाल और सब्जी, चावल क्यों नहीं बनाया? पुलाव भी तो की उम्मीद थी आपसे, कभी कर ही नहीं सकती, कम से कम चावल ही बना देती। और यह क्या हलवा, हलवा आजकल कौन खाता है? बाजार से अच्छी वाली मिठाइयाँ मंगवा लेती देती। हाँ, मगर उनसे तो आपका पैसा खर्च हो जाता ना, इसलिए नहीं मंगवाई होगी। कनिका अपनी भाभी से कहती है, मेरा तो नहीं, कम से कम अपनी सास का तो लिहाज कर देती, वो तो कितना काम यहाँ करती है। कनिका बोले जा रही थी। फिर कनिका अपनी माँ से बोली, देखा माँ, मैं कहती थी ना भाभी कैसे खातिरदारी करती है अपने ससुराल वालों की, आपने तो देख लिया होगा अब तो। राजुल जी तब कुछ नहीं बोली और सब लोग खाना खाकर आराम करने चले गए। पूनम रसोई की सफाई की और दोपहर की चाय बनाने लगी। सभी ने चाय पीकर उतने में ही कनिका के बच्चे आकर बोले, मम्मी हमें चॉकलेट शेक पीना है। पूनम ने उनके लिए चॉकलेट शेक बनाया। बच्चे बोले, इसमें तो चॉकलेट सिरप तो है ही नहीं, इसमें तो बॉर्नवीटा है, हमें नहीं पीना ऐसा चॉकलेट सिरप। कहकर बाजार से चॉकलेट सिरप मंगवाने की कनिका के बच्चे जिद करने लगे। पूनम ने जल्दी से बाजार से चॉकलेट शेक मंगाया। इस तरह अब बच्चे भी रोजाना बाजार से कुछ न कुछ मंगवाने लगे, रोज खाने के लिए। आज सुबह भी उनके कहने से बाहर सभी के लिए समोसे और कचौरियाँ मंगवाई थी, जबकि नाश्ता रसोई में बन चुका था, मगर वह नाश्ता किसी ने नहीं किया क्योंकि बाहर से मंगवा लिया गया था। दोपहर में खाने बच्चे की फरमाइश पे ही पूनम ने सभी के लिए छोले की सब्जी और पूरियाँ बनाई थी। डाइनिंग टेबल पे जब सभी लोग खाना खाने बैठे तो पूनम बोली, भाभी इतना तेल वाला आइटम मैं नहीं खाती, मेरे लिए रोटियां सेक कर ले आइए। पूनम टेबल से उठकर जा ही रही थी कि राजू जी जोर से बोली, बहू तुम कहीं नहीं जाओगे, आज जो लंच बना है वही सभी को खाना पड़ेगा। राजू जी की कड़वी आवाज़ सुनकर सभी लोगों ने चुपचाप खाना खा लिया। फिर सभी लोग खाना खाकर जाने लगे तो राजू जी बोली, रुको कनिका, तुम यहीं बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कनिका बोली, मम्मी क्या काम है आपको? एक तो कितनी गर्मी है यहाँ, मुझसे सही नहीं होती, और ऊपर से यहाँ हॉल में सिर्फ कूलर की व्यवस्था है, मुझे एसी वाले कमरे में जाकर लेटना है। कनिका बोली। राजू जी बोली अपनी बेटी से, बेटा तू तो हमारी तरफ मध्य वर्गीय परिवार में ही पली बड़ी है। हाँ, अब तो हमसे ऊंचे खानदान में ब्याह दी गई है, इसलिए तू तेरी भाभी से इतना कुछ सुनाती है और हर वक्त नीचा दिखाती है, और वो बेचारी तो एक शब्द मुँह से गलत भी नहीं बोलती। मैं अब तक यही समझती आई थी कि पूनम सच में तेरा और बच्चों का ख्याल नहीं रखती होगी, मगर इस बार मेरी आंखें ने जो देखा वो गलत नहीं था। अगर तुम हमेशा यहाँ आकर यही करती आई हो तो तुमने बहुत गलत किया है बेटा, और मुझे भी तो मेरे व्यवहार के लिए बहू से माफ़ी मांगनी है। मैंने तेरी बातों में आकर उसे इतना गलत समझा। वो तो बेचारी तुझे कभी पलटकर भी जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो उसके संस्कारों में नहीं है, बल्कि उसकी जगह अगर मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे खूब सुनाती, अगली बार कभी मेरे घर में घुसने तक ना देती। मम्मी आपने देखा नहीं भाभी कैसे दाल चावल लाकर पटक देती है, मेरे बच्चे की फरमाइशें तक पूरी नहीं करती। दरअसल वो तो चाहती है कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ, नहीं कभी मेरे बच्चे के साथ ऐसा पराये वाले व्यवहार करती है। तुम्हें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो और उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। राजू जी बोली, कनिका मेरी बहू गलत कैसे है तुम ही बताओ। गेहूं चावल घी तेल शक्कर सभी का दाम आसमान छू रहा है, इसमें तुम हो कि बने हुए खाने के बाद भी तुम्हें और कुछ खाना है। बच्चे भी बना हुआ खाना छोड़कर बाहर का नाश्ता और खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने की कितनी चीज़ें का नुकसान करते हैं। तुम्हें बच्चे को समझाना चाहिए, मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी भाभी में कमियां नजर आ रही है। कनिका हम लोग पहले से ही
किफ़ायत घर चलाते आए हैं, मगर तुम जैसे हमारे साथ पली बड़ी हो, नहीं तो तुम ऐसी बातें करने लगी। भाई भाभी ने एसी वाले कमरे तुमको दे दिया, मगर मैंने तुम देखा तुम दिन रात एसी ऑन रखती हो। बाथरूम का गीजर भी पूरा दिन ऑन रहता है, नल ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं, पानी हमेशा बाथरूम में फैला हुआ रहता है, साबुन सोप की बोतल लुढ़की हुई पड़ी रहती है, और यहाँ तक कि रोज वॉशिंग मशीन के कपड़े लगाती हो, जबकि तुम कुछ भी काम नहीं करती हो। तुम्हारे कपड़े भी इतने मैले नहीं रहते। तुम चाहती तो हाथ से भी अपने कपड़े धो सकती हो, मगर अपने अकेले के लिए तुम वॉशिंग मशीन चलाती हो। लाइट बिल, नल बिल की तुमको कोई परवाह नहीं है। तुम अपने घर में ऐसे ही लापरवाही करती हो या यहाँ आकर ही ये सब करती हो? कनिका की माँ कनिका से बोली, तुम हमेशा शॉपिंग करने आती हो और भाई भाभी के घर रुककर घूमना फिरना खाना पीना करती हो। सोचो तुम्हारी कितनी बचत होती है, क्योंकि अगर भाई भाभी का यह घर नहीं होता तो तुमको होटल में रुकना पड़ता। सोचो तुम्हें खाने पीने रहने घूमने हर चीज़ का किराया देना पड़ता है, तब तुम्हारा कितना खर्चा होता। और इतना खर्चा करके भी तुम अगले 5 साल कहीं घूमने फिरने का नाम तक नहीं लेती। समझी? यहाँ अपने भाई भाभी को परेशानी समझने के बजाय तुम इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो। जहाँ तक कि मैंने देखा तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी, और अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो लोग हर बात तुम्हारी इसी तरह से खातिरदारी करते होंगे, मगर तुम हो कि अपने पैसे के घमंड में चूर होकर हमेशा उन्हें नीचा दिखाती आई हो। अब से तुम्हें अपने भाई भाभी घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे पास गाँव ही आया करो। उसकी माँ बोली। माँ ने आज बेटी को आईना दिखा दिया था, अपनी बेटी को। सच, बेटी के पैसे के रुतबे अपने भाई भाभी की परेशानी तो समझती ही नहीं थी, उल्टा हमेशा उन्हें कोसती रहती। उनकी कुछ मैं तो करती नहीं थी, उल्टा उनका महीने का रसोई का पानी बिल और लाइट बिल का सारा बजट बिगाड़ देती थी अपने भाई भाभी के घर आकर। माफ़ करना मम्मी, मैं सिर्फ अपने आराम, अपने खाने पीने का ध्यान रखती रही और यहाँ अपना अधिकार समझकर सब कुछ फैलाती रही। आप सच कह रही है, मेरी जैसी नंदे ही रिश्ते खराब करने का काम करती है। आगे से मैं इस तरह का बात का पूरा ध्यान रखूंगा, मुझसे कोई गलती ना हो। कनिका की आंखों में आंसू लिए बोली। पूनम भी यह सब सुन चुकी थी। कनिका बोली, माफ़ करिए भाभी, मैंने आप सभी को बहुत परेशान किया है, अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। पूनम बोली, दीदी यह कैसी बातें कर रही हो आप तो हमारे घर की रौनक है। कनिका की भाभी बोली, हम तो यहाँ अकेले रहते हैं, आपके और बच्चे के आने से घर चहक उठता है, आप ऐसे ही हमेशा आया करिएगा। पूनम बोली अपनी ननद से, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से खुश होकर जाए, और आज आपको यह बात समझ आ गई, मुझे इस बात की भी खुशी है। पूनम बोली, अगर आप नहीं आएंगी तो मैं ननद भाभी के खट्टे मीठे रिश्ते का अनुभव कैसे कर मनाऊंगी। पूनम ने मजाकिया अंदाज में कहा तो सभी लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए और सभी ने साथ मिलकर खिलखिलाकर हंस पड़े। और बस दीदी इतना ध्यान रखिएगा कि यह रिश्तों की डोरी कभी टूटे ना, क्योंकि यह डोरी टूटने के बाद बहुत मुश्किल की बात जुड़ती है। पूनम की आंखों में आंसू लिए बोली। कनिका बोली, भाभी मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि अब यह रिश्ते की डोरी कभी नहीं टूटेगी। दोस्तों, कुछ लड़कियां जो मध्यम गरीब परिवार से पली बड़ी होती है, अगर उसे पैसे वाले ससुराल मिल जाए तो वो अपने ही मायके वालों को नीचा दिखाने लगती है, मगर उनकी यही सोच मानसिकता कितनी गलत है यह अपने इस कहानी में देखा ही होगा। हमें कभी भी अपने पैसों के घमंड में चूर होकर सामने वालों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरी और वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।